अध्याय 38। तो कोई मार्ग नहीं। शुरू करते हैं। योगेंद्र मोहिनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति दक्षिणेश्वर से लौट आया। वह समाचार लाया था कि ठाकुर का रोग कुछ और बढ़ गया है। उनके कंठ से आज रक्त आया है। वे भोजन के लिए नहीं आ सकेंगे। सब लोग सन्न रह गए। ठाकुर के रोग का तो सबको पता ही था, किंतु इतनी जल्दी ऐसी स्थिति आने वाली है, इसका अनुमान उन्हें नहीं था। राम बाबू, तुम तो डॉक्टर हो, गिरीश ने कहा। अब क्या करना होगा? रामचंद्र दत्त ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वे मन ही मन जैसे कुछ सोचते रहे। जिन्हें लेकर इतना आनंद है, शायद वे अब चल देंगे। नरेंद्र ने धीरे से कहा। कैसी बात करते हो तुम? गिरीश झपट कर बोला। मुख से निकालने से पहले शब्दों पर कुछ विचार तो कर लिया करो। विचार करके ही कह रहा हूं। नरेंद्र के स्वर में तनिक भी कंपन नहीं था। तुम यह कैसे कह सकते हो? महेंद्र गुप्त ने कुछ शांत स्वर में पूछा। मैंने डॉक्टरी ग्रंथ पढ़कर और अपने डॉक्टर मित्रों से पूछकर जान लिया है कि ऐसा कंठ रोग क्रमशः कैंसर में परिणित हो जाता है। नरेंद्र बोला। आज रक्त आने की बात सुनकर ऐसा अनुमान होता है कि यह रोग भी कैंसर ही होगा। इस रोग की औषधि अभी तक आविष्कृत नहीं हुई है। मेरा मन नहीं मानता, गिरीश बोला। क्यों राम बाबू? नरेंद्र सत्य कह रहा है, राम ने उत्तर दिया। मैं साहस पूर्वक कह नहीं सकता, नरेंद्र ने कह दिया। तो कोई मार्ग नहीं? शशि ने पूछा। जब तक कोई व्यक्ति जीवित है तब तक उसकी चिकित्सा का प्रयत्न तो जारी रहना ही चाहिए। तो उपचार से ठीक हूं, देवेंद्रनाथ मजूमदार ने कहा। क्या उन्हें कलकत्ता ले आना संभव नहीं है? हाँ, यह उचित रहेगा, महेंद्र गुप्त ने तत्काल समर्थन कर दिया। और न केवल डॉक्टरी इलाज वरन होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा भी कराई जाए, नरेंद्र बोला। पर कलकत्ता में लाकर उन्हें रखेंगे कहाँ? देवेंद्र ने पुनः पूछा। एक मकान किराए पर ले लेंगे, राम ने उत्तर दिया। किंतु मकान का किराया तथा अन्य खर्च? देवेंद्र का आर्थिक अभाव से पीड़ित मन विभिन्न प्रश्न उठा रहा था। अरे कर लेंगे कुछ, गिरीश कुछ झल्लाकर बोला। सब मिलकर कर लेंगे। पर वे कलकत्ता आ जाएंगे? नरेंद्र ने जिज्ञासा की। क्यों, वे अपना उपचार करवाना नहीं चाहेंगे क्या? राम ने कहा। और कलकत्ता उनके लिए कोई नया स्थान तो है नहीं। फिर हम सब लोग कलकत्ता में हैं। मौन छा गया, जैसे सब लोग अपने अपने मन में इस नई स्थिति संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान कर रहे हों। तभी योगेंद्र मोहिनी के मुख से एक सिसकी फूटी। सबकी दृष्टि उसकी ओर उठ गई। श्री मां ने मुझे बताया था, उसने रूंधे कंठ से कहा। ठाकुर ने उनसे बहुत पहले कहा था कि जब मैं किसी के हाथ से खाऊंगा, कलकत्ता में रात बिताऊंगा और खाद्य अग्रभाग किसी को देकर बाकी अंश स्वयं ग्रहण करूंगा, तब जानना कि शरीर छोड़ने में अब अधिक विलंब नहीं है। नरेंद्र को जब अजीर्ण रोग हो गया था और वह बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं आया था, शरत ने कहा। यह तब की बात है। तुम अजीर्ण के कारण दक्षिणेश्वर नहीं गए थे? गिरीश ने नरेंद्र से जैसे स्पष्टीकरण मांगा। मैंने सोचा कि दक्षिणेश्वर में पथ्य की असुविधा होगी, इसलिए नहीं गया था। तब? गिरीश ने शरत की ओर देखा। ठाकुर ने एक दिन प्रातः ही नरेंद्र को बुलवा भेजा। ऐसा हुआ? गिरीश ने पुनः नरेंद्र से पूछा। हाँ, नरेंद्र ने पुष्टि की। ठाकुर ने प्रातः ही बुलवा लिया। तब श्री मां ने उनके लिए भोजन तैयार करवाकर भिजवाया था। ठाकुर ने अपने लिए पका हुआ भात तथा तरकारी का रस्सा स्वयं न खाकर पहले मुझे दिया। मैंने खा लिया तो बचा हुआ अंश ठाकुर ने स्वयं ग्रहण किया। इस पर श्री मां ने आपत्ति की। शरत बोला। उनसे कहा कि वे बचा हुआ अंश न खाएं, वे उनके लिए पुनः रसोई बना देंगे। पर ठाकुर ने चिंता नहीं की। बोले, नरेंद्र को अग्रभाग देने से मन में संकोच का अनुभव नहीं हो रहा, इससे कोई दोष न होगा। किंतु श्री मां को उनकी बहुत चिंता रही। श्री मां ने उन्हें स्मरण नहीं कराया कि उन्होंने ऐसा कहा था। गिरीश ने पूछा। स्मरण तो उनसे कराया जाए जिसे कुछ विस्मृत हुआ हो, शरत बोला। ठाकुर को कुछ भी विस्मृत नहीं होता। मुझे भी बताया गया है कि बहुत पहले एक बार ठाकुर ने कहा था, महेंद्र गुप्त ने कहा, कि बहुत से लोग जब मुझे ईश्वर के समान मानेंगे, श्रद्धा भक्ति करेंगे, तभी इस शरीर का अंतर्धान होगा। हाँ, कहा था ठाकुर ने यह सब। गिरीश कुछ खींच कर बोला। तो हम कुछ न करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? देखो जीसी, नरेंद्र ने बहुत शांत स्वर में गिरीश को संबोधित किया। राम ने चकित होकर नरेंद्र की ओर देखा। वह स्वयं से 19 वर्ष बड़े गिरीश चंद्र को जीसी कहकर संबोधित कर रहा था, जैसे वह उसका समवयस्क ही नहीं, कोई अंतरंग मित्र हो। गिरीश ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया था, जैसे उसके लिए यह कोई स्वाभाविक संबोधन हो।
एक दूसरे पर खींचने और आपस में झगड़ने की कोई बात नहीं है। नरेंद्र बोला, हम सब जानते हैं कि ठाकुर से कितना प्रेम करते हैं और हम उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। क्या प्रमाण है इसका कि सब कुछ करना चाहते हो? गिरीश अब भी खींचा हुआ था। एक से एक किस्सा कहानी सुना रहे हो। कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा। नरेंद्र के स्वर में एक प्रकार की डपट थी। आज से प्राय 2 महीने पहले अपने रोग की आरंभिक स्थिति में एक दिन ठाकुर प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक मौन धारण करके लेट गए थे। तब सबके मन में ऐसी आशंकाएं जन्मी थी, ठाकुर अस्वस्थ तो हैं, किंतु क्या उन्होंने जान लिया है कि वे शीघ्र ही इस धाम को छोड़ देंगे? वे बातें नहीं कर रहे थे तो श्री माँ भी रो रही थी। राखाल और लाटू तो खुलकर रो रहे थे। श्रीमती गोलाब सुंदरी भी वहीं थी, वे भी रो रही थी और अनेक लोग भी थे। लोग ठाकुर से बार बार पूछ रहे थे, क्या आप सदा के लिए चुप रहेंगे? फिर भी उनके लिए डॉक्टर नहीं बुलाया गया, औषध नहीं दी गई या उनका उपचार नहीं किया गया? नरेंद्र ने गिरीश पर एक भरपूर दृष्टि डाली। अब स्थिति और भी गंभीर है। सेवा तो हम लोग करेंगे ही। पता नहीं तुम स्थिति को समझते नहीं या हर बात को नाटकीय बनाना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तो हम क्या करें? अंततः गिरीश ने कुछ शांत होकर कहा। मैं समझता हूं कि हमें बलराम बाबू, सुरेश बाबू तथा अन्य लोगों को भी सूचित करना चाहिए और जैसे कुछ देर पहले तय किया था, ठाकुर को कलकत्ता लाकर उनकी उचित चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए। नरेंद्र बोला। मेरा विचार है कि नरेंद्र ठीक ही कह रहा है। रामचंद्र दत्त ने समर्थन किया। किंतु हमें थोड़ा सा व्यवहारिक होकर भी सोच लेना चाहिए। व्यवहारिक होकर सोचने का क्या अर्थ? देवेंद्र ने पूछा। भाई, ठाकुर को कलकत्ता लाएंगे, एक मकान किराए पर लेंगे। राम बोला। अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाएंगे, आखिर इन पर खर्च भी होगा, उसके लिए धन का प्रबंध तो करना पड़ेगा ना। राम की बात के पश्चात जैसे सन्नाटा छा गया। मौन को नरेंद्र ने ही तोड़ा। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं किसी विशेष सहायता का वचन दे सकूं। उसने आंख उठाकर उन लोगों की ओर देखा। किंतु ठाकुर की सेवा और देखभाल का दायित्व मैं ले सकता हूं। मेरे साथ मेरे मित्र होंगे, वह सारी व्यवस्था हम देख लेंगे। धन को लेकर तो मेरी भी यही स्थिति है। देवेंद्र भी धीरे से बोला। मैं भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए वहां पुनः एक असुविधाजनक मौन छा गया। उसका सबसे तीव्र प्रभाव गिरीश पर ही हुआ। उसने कुछ ऐसी दृष्टि से उन सब की ओर देखा जैसे किसी असाधारण दुस्साहस करने से पहले कोई व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को देखता है। पैसे की कोई चिंता नहीं है, वह चित्कार के से स्वर में बोला। कोई नहीं देगा पैसे तो सारा खर्च मैं दूंगा। रामचंद्र दत्त ने उसे पहली बार कुछ कठोर आंखों से देखा। तुम सारा खर्च कहां से दोगे? मैं अपना मकान बेच दूंगा, गिरीश तड़प कर बोला। राम ने उसकी ओर देखा भर, किंतु कहा कुछ नहीं। पर ठाकुर कलकत्ता आने के लिए मान जाएंगे? योगेंद्र मोहिनी ने जैसे अपने आप से पूछा। यही तो देखना है कि इच्छा भक्त की चलती है या भगवान की। नरेंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी।